नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम प्रोब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं प्रशांत सर, दिल्ली मुखर्जी नगर से। आज हम बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी में जो क्वेश्चंस आएंगे जीएस के, उसके बारे में। तो आप सभी को पता होना चाहिए जो 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन जो आएंगे जीएस से, वो कहाँ कहाँ से ज़्यादा आना है, किस टॉपिक को ज़्यादा फोकस करना है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको किसी एक सब्जेक्ट का एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे। इस प्लेटफॉर्म पर अब आपको एवरीडे मैथमेटिक्स एंड जीएस एंड ऑल सब्जेक्ट की क्लासेस आपको बैक टू बैक मिलते रहेगा। आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है एग्जाम प्रोब। आप एक विश्वास के साथ आप इनके साथ जुड़े तो आपको कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हमारे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग जो जनरल स्टडी है, जो जीएस आप देख रहे हैं यहाँ पे, जीएस, ठीक है। इस जीएस में हम लोगों को जो पढ़ना होता है हमारे प्यारे बच्चों, क्या क्या पढ़ना होता है आपको पता है, जानते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग जो यहाँ पे आपने सुना होगा पॉलिटी। क्या पढ़ना है? पॉलिटी। तो ये जीएस में हम लोग पॉलिटी पढ़ते हैं, ना कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं। ध्यान दीजिए इस बात को। पॉलिटी का मतलब होता है हमारे प्यारे बच्चों राज व्यवस्था, ठीक है। क्या होता है? राज व्यवस्था। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो पॉलिटी का क्या मतलब हो? राज व्यवस्था। इस जो राज है, जो राज है मतलब इस राज्य है, और व्यवस्था मतलब क्या? उस राज्य की व्यवस्था कौन चलाती है? सरकार चलाती है। कौन चलाती है? सरकार चलाती है। अब आपसे पूछा जब पेपर में, क्वेश्चंस में पूछा है रेलवे एनटीपीसी में, सरकार के कितने अंग होते हैं, तो क्या बोलोगे आप? तो यहाँ पे बहुत मोस्टली बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सरकार करते किसको हैं। तो याद रखें हमारे प्यारे बच्चों, सरकार के जो अंग होते हैं वो 3 पार्ट्स होते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं। अब सरकार के 3 अंग जो होते हैं वो कौन कौन होते हैं, तो याद रखिएगा। पहला अंग होता है हमारे प्यारे बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं विधायिका। क्या बोलते हैं? विधायिका। अब देखिए यहाँ पे पहला अंग है किसका? सरकार का। यहाँ विधायिका का मतलब हुआ, विधा मतलब होता है विधि, मतलब कानून। क्या होता है? कानून, विधि। विधि को बनाना, एक ऐसा अंग, ऐसा पार्ट सरकार का जहां कानून बनाए जाते हैं या जिसके द्वारा कानून बनाया जाएगा, उनको हम लोग विधायिका कहते हैं। क्या कहते हैं? विधायिका कहते हैं, लेजिस्लेटिव कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब प्रश्न हमारे प्यारे बच्चों, विधि मतलब कानून कहाँ बनता है? हम भारत के लोग हैं, वी आर द पीपल। क्या कहते हैं? हम भारत के लोग हैं। हम लोगों का जो कानून बनता है वो कहाँ बनेगा? वो दिल्ली के पार्लियामेंट में बनेगा। दैट मीन्स संसद में बनेंगे। कहाँ बनेंगे? संसद बनेंगे। हम लोगों के लिए जो कानून बनाया जाता है किसके द्वारा? विधायिका के द्वारा। तो कहाँ? संसद में। अभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ पार्लियामेंट, संसद के कितने अंग होते हैं, तो आप क्या बोलोगे प्यारे बच्चों? संसद के 3 अंग होते हैं। संसद के 3 अंग होते हैं। अब संसद के 3 अंग कौन कौन होते हैं, तो याद रखिएगा हमारे प्यारे बच्चों, उनको बोलते हैं लोकसभा। क्या बोलते हैं? लोकसभा। उसके बाद बोलते हैं हम लोग राज्यसभा। क्या बोलते हैं? राज्यसभा। और तीसरा हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट, दैट मीन्स राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, ठीक है। अब ये तीनों मिलकर कानून बना देता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति का काम क्या होता है? उस कानून पे साइन करना। वो कानून सही है कि गलत है? सही लगता है तो राष्ट्रपति साइन करता है, यदि गलत लगता है तो राष्ट्रपति इसको, ठीक है, विड्रॉ कर देता, कहता है कि आप इसको वापस कर लीजिए, हम कानून पे साइन नहीं करेंगे। तो ये दैट मीन्स जो यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने बोला सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला पार्ट विधायिका, तो ये मेन पार्ट होता है सरकार का। ध्यान दीजिएगा इस बात। उसके बाद जो है दूसरा अंग, यदि हम बात करें सरकार के दूसरा अंग, उसको बोलते हैं एजुकेटिव, दैट मीन्स कार्यपालिका। अब प्रश्न है कि कानून बनेगा तो उसको तो लागू भी करना पड़ेगा। कानून तो बना दिया तो लागू कौन करेगा? कार्यपालिका लागू करेगा। कार्यपालिका किसे कहेंगे जानते हैं? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, जो मंत्री परिषद होते हैं, उनको कार्यपालिका। और जितने भी भारत में गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं उनको भी कार्यपालिका के अंतर्गत रखते हैं। और ये लोग क्या करते हैं? कानून को इम्प्लीमेंट करते हैं। मान लो तमिलनाडु है, दिल्ली में कानून बना, तमिलनाडु में कोई छोटा सा गांव हो या कोई डिस्ट्रिक्ट हो, वहां तक कानून कैसे पहुंचेगा? एक जो है आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, जो डीएम कलेक्टर होते हैं, तो यहाँ से कानून ट्रांसफर किया जाएगा, वो गांव गांव तक पहुंचा देते हैं, एक कलेक्टर, ठीक है। वो भी हम लोग कार्यपालिका का अंतर, ये
2 और 3, मैंने बोला था सरकार के 3 होते। तीसरा न्यायपालिका, तीसरा क्या बोलेंगे, न्यायपालिका, ठीक है, जुडिशरी सिस्टम। ओके, ये सरकार के 3 होते हैं, यहां समझ में आ गया। तो पॉलिटी में हम लोगों को 22 टॉपिक पढ़ना है। पॉलिटी में कितने टॉपिक पढ़ना है, 22 टॉपिक पढ़ना है। आइए हम बात कर लेते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में क्या करते हैं, ध्यान दीजिए। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में जो हमारे प्यारे बच्चे हम लोग पढ़ेंगे इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। आपको पता है कि ज्योग्राफी में ज्योग्राफी जो एनटीपीसी रेलवे जो एनटीपीसी में एग्जाम हुआ था 2019 में, रेलवे एनटीपीसी से, तो वहां पे क्या है हमारे प्यारे बच्चों, वहां पे वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछ दिया था। वहां पे वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा था। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का मतलब हुआ विश्व का भूगोल, विश्व का भूगोल। तो यहाँ पे हमको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ओनली जो है आपको पता है कि पृथ्वी गोल है, आपको पता है कि पृथ्वी गोल है। इस पृथ्वी पे 7 महाद्वीप हैं, इस पृथ्वी पे 7 महाद्वीप हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है कि 7 महाद्वीप हैं। एक महाद्वीप का नाम सुने हो, एक महाद्वीप का नाम है अफ्रीका महाद्वीप, सुनिए, अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। तो अफ्रीका महाद्वीप, इस अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ पे एक देश है जिसकी राजधानी है साउथ अफ्रीका। यहाँ साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, इसी की राजधानी है यहाँ पे केप टाउन, ठीक है, केप टाउन। इसी केप टाउन से 10 किलोमीटर डिस्टेंस पे एक आइलैंड है जिसका नाम है रॉबिन आइलैंड, रॉबिन द्वीप। यही क्वेश्चन आपके रेलवे एनटीपीसी में पूछ दिया। इसका मतलब है ये क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछा गया है। नेल्सन मंडेला को 28 साल तक किस जेल में रखा गया था, कहां रखा गया था, उसके लिए रॉबिन द्वीप इज राइट आंसर था। इसलिए वर्ल्ड ज्योग्राफी में केवल एवं केवल 7 महाद्वीप के बारे में चर्चा करेंगे, इस बात को ध्यान दीजिएगा। आइए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो दूसरा पार्ट है ज्योग्राफी का, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको ये बोला हमारे प्यारे बच्चों, ज्योग्राफी को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक का नाम है वर्ल्ड ज्योग्राफी, दूसरे का नाम है जनरल ज्योग्राफी, जिसको हिंदी में बोलते हैं सामान्य भूगोल, जिसको हिंदी में बोलते हैं सामान्य भूगोल। और इसको तीसरा जो पार्ट है हम उसको बोलते हैं इंडियन ज्योग्राफी, जिसको बोलते हैं भारत का भूगोल, भारत का भूगोल, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ हम लोग 25 टॉपिक पे चर्चा करेंगे इंडियन ज्योग्राफी में। अब ये जो देख रहे हैं सामान्य भूगोल, इसमें हम लोगों को केवल एवं केवल 10 टॉपिक पे चर्चा करना है। इस पे हम लोगों को 10 टॉपिक्स पे चर्चा करना है। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी हम लोगों को केवल एवं केवल 7 कॉन्टिनेंट के बारे में चर्चा करना है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे समझ में आ गया, कोई डाउट? आगे बढ़े, चलिए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा हिस्ट्री के बारे में। तो हिस्ट्री में जो हमारे प्यारे बच्चों, जो हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री में आपको जो फोकस करना है, तो आपको तो तीसरा पार्ट जो देख रहे हैं उसका नाम है मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, जिसको बोलते हैं आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है। यहां से आपके एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे रेलवे एनटीपीसी में। समझ में आ गया मैंने क्या बोला? इतिहास को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास। और सेकेंड पार्ट में होता है मेडोवल हिस्ट्री, जिसको हम लोग बोलते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, बात को ध्यान दीजिएगा। ओके, तो हम आपको सबसे पहले पढ़ाऊंगा मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास, क्योंकि यहीं से ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब प्रश्न है हमारे प्यारे बच्चों, आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, आधुनिक भारत के इतिहास में, आधुनिक भारत के इतिहास में जो हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कहा जाता है भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, यूरोपीय कंपनी का आगमन, ठीक है, यहां से स्टार्ट करेंगे। आपको पता है कि यूरोप कॉन्टिनेंट से, यूरोप महाद्वीप से जो भारत जो कंपनी आई है उसको क्रम वाइज आपको याद रखना होगा, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पे, ये यूरोप कॉन्टिनेंट से, यूरोप महाद्वीप से जो कंपनी आई है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मेरा टॉपिक, पहला टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री में पहला टॉपिक आता है भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। तो आप बताइए
यूरोप महाद्वीप से सबसे पहले कौन सी कंपनी आई थी भारत व्यापार करने के लिए, मिर्च मसाले जड़ी बूटी के लिए? तो याद रखिएगा उसका नाम है पुर्तगाली। इसका नाम है पुर्तगाली। ये आते हैं 1498 में, राइट। सेकेंड नंबर पर आती है डच कंपनी। ये डच कंपनी भारत की पवित्र धरती पर पहुंचती है 1605 में। ये डच कंपनी का यदि बात करें, इस कंपनी को हम लोग बोलते हैं, ये नीदरलैंड की कंपनी थी। ये कहां की कंपनी थी? नीदरलैंड। नीदरलैंड का नाम, नीदरलैंड का जो है इसका पहले नाम, इसको नीदरलैंड को 2020 से इसको हम लोग नीदरलैंड कहते हैं। उसके पहले इस नीदरलैंड को हॉलैंड के नाम से जानते थे। ये भी आपके पेपर में क्वेश्चन आया है। चलिए, थर्ड नंबर पे है ब्रिटिश कंपनी। तीसरे नंबर पे है ब्रिटिश कंपनी। जो ब्रिटिश कंपनी हमारे प्यारे बच्चों, ये कंपनी आई कहां से जानते हैं? यूके, यूनाइटेड किंगडम। इसमें 4 देश पहले आते थे, ठीक है, वेल्स, आयरलैंड, इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड, ठीक है। ये 4 देशों को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। ओके, तो ब्रिटिश कंपनी है हमारी भारत जो है, भारत जो आती है ये आती है 1608 ईस्वी में। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जो कैप्टन हॉकिंस जो है, भारत के जो बंदरगाह गुजरात में सूरत बंदरगाह है, वहीं पे पहली बार जो है कैप्टन हॉकिंस 1608 में जो है भारत आते हैं। ओके, आफ्टर द फोर्थ नंबर पर जो कंपनी आती है उसका नाम है डेनिस। उसका नाम है डेनिस, और डेनिस का मतलब हुआ डेनमार्क की कंपनी। डेनिस का मतलब हुआ डेनमार्क कंपनी। ये आती है 1616 में। ये आते हैं 1616 में, इस बात को ध्यान दिएगा। और लास्ट में हम बात करें, उसका नाम है फ्रेंच कंपनी। 5वें नंबर पे जो कंपनी आती है उसका नाम है फ्रेंच कंपनी, दैट मींस फ्रांसीसी कंपनी। और जो फ्रांसीसी कंपनी हमारे प्यारे बच्चों, ये आती है 1664 में। कब आती है? 1664 में। ये टाइम है जब ये हम लोग भारत में यूरोपियन कंपनी टॉपिक जो है कंप्लीटली तैयार कर लेंगे। इससे संबंधित मैंने 150 क्वेश्चन बनाया है। इन 5 टॉपिक से हम 150 क्वेश्चन 2 टाइप से टेस्ट लेंगे आपका। एक तो ऑप्शन के साथ नंबर टेस्ट, एक इसमें एक ऐसा टेस्ट होगा जिसमें ऑप्शंस होगा ही नहीं, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, से आपको डायरेक्ट आंसर बताना है। एक रॉकेट की तरह जब तक आप काम नहीं करोगे जीएस में, तब तक आपका सिलेक्शन एंटीपीसी बिल्कुल नहीं होगा। जो आपका जो क्लासेस होने वाली है, ठीक है, एग्जामपुरम प्लेटफॉर्म पे, तो वो ऐसे ही होने वाली है। इसमें भारत की बेस्ट फैकल्टी जुड़ चुके हैं। आप लोग विश्वास के साथ आइएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। इसके बाद हम बात करेंगे 1857 की क्रांति, बात करेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857। जैसे कंपनी कंप्लीट होता है ये 1857 क्रांति, तो बात जैसे कि जो ब्रिटिश का लगभग जो है यहाँ पे बैटल ऑफ प्लासी 1757 के बाद जो है ब्रिटिश कंपनी प्रॉपर भारत के अंदर में अधिकार कर चुका है, बंगाल से। बंगाल के बाद फिर मैसूर पे अधिकार करेगा। तो बंगाल पहले स्टार्ट करेंगे मुर्शिद कुली खां से। बंगाल में स्टार्ट होगा मुर्शिद कुली खां के बाद फिर अलीवर्दी खां से स्टार्ट करके डायरेक्ट सिराजुद्दौला के बाद, जब सिराजुद्दौला की हार हो जाती है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, बंगाल पर अधिकार हो गया। फिर मैसूर में जो टीपू सुल्तान की कहानी पढ़ेंगे, हैदर अली की कहानी पढ़ेंगे। फिर डायरेक्ट जाएंगे पंजाब। पंजाब के जो संस्थापक है रंजीत सिंह, ठीक है, रंजीत सिंह की डेथ होते ही उसके जो बेटा दिलीप सिंह है, किस प्रकार डलहौजी ने एक छोटा सा बालक 8 साल के बालक दिलीप सिंह को भी मां को इंग्लैंड भेज देता पढ़ने के लिए, और पंजाब पे डलहौजी ने अधिकार कर लेता है। और जो कोहिनूर का हीरा था वो जो इंग्लैंड भेज देता है डलहौजी ने। डलहौजी के समय में भारत से कोहिनूर का हीरा इंग्लैंड गया। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर में, इस बात को ध्यान दीजिएगा। आफ्टर उसके बाद जो शिवाजी कहानी पढ़ेंगे, शिवाजी के बारे में पता है कि बहुत बड़ा हिंदुत्व में थे। हिंदू की बढ़ावा देने के लिए शिवाजी औरंगजेब से कई बार युद्ध लड़ा, लेकिन जो शिवाजी को परास्त औरंगजेब नहीं कर पाया। बाकी उस समय औरंगजेब के टाइम बहुत सारे रूलर थे, बहुत सारे शासक थे साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, सबको औरंगजेब परास्त कर देते, लेकिन शिवाजी को जो है प्रॉपर उसे कभी परास्त नहीं कर पाया। तो मराठा साम्राज्य के बारे में हम बात करेंगे। ठीक, बैक टू बैक वहां पर 18 साम्राज्य आए हुए हैं, रूलर आए हैं मराठा साम्राज्य में। 8 क्रम वाइज हम चर्चा करेंगे। फिर आएंगे अवध की कहानी पढ़ेंगे। ठीक, अवध की जो कहानी पढ़ेंगे सादत खां से। सादत खां के बाद हम बात करेंगे लास्ट रूलर ऑफ अवध, वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह की पत्नी जो बेगम हजरत महल है, जो 1857 की क्रांति में लड़ाई लड़ेगी और उसको ब्रिटिश
उसके डर से बेगम हजरत महल नेपाल जाएगी, नेपाल में डेथ होगी, उसकी जो कब्रगाह है मकबरा जो है वो नेपाल में है। ये क्वेश्चन पूछता है कि बेगम हजरत महल का मकबरा कहाँ है, तो नेपाल में है। ठीक है, जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा हमारे प्यारे बच्चों, फिर हम लोग आएंगे कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की जैसे स्थापना हम लोग कंप्लीट करेंगे। फिर महात्मा गांधी भारत आ जाते हैं साउथ अफ्रीका से। ठीक, 1915 ईस्वी में 1915 में भारत आते हैं महात्मा गांधी, 2 सर्किट में पूरे भारत का भ्रमण करते हैं। उसको गांधी जी पहला सत्याग्रह स्टार्ट करता है बिहार के चंपारण से। उसको बैक टू बैक गांधी जी जो भी मूवमेंट स्टार्ट हुआ भारत सबको कंप्लीट करेंगे। बाद में लास्ट में 15/1947 को भारत आजाद हो जाएगा। मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री यहीं पे समाप्त हो जाएगा। राइट, तो आइए बात कर रहे हैं थोड़ा सा कुछ इकोनॉमी में करंट अफेयर्स आता है। तो मैंने यहाँ पे 3 सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा चर्चा किया है। तो इकोनॉमी में जो हमारे प्यारे बच्चों इकोनॉमी में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, आपको 10 से 12 टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें जो पहला टॉपिक आएगा इकोनॉमी का मतलब होता है अर्थव्यवस्था। क्या होता है? अर्थ। इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ते। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें जो आप जो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, इसमें इकोनॉमी पढ़ा जाता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था। जैसे कि इकोनॉमी छोटे क्षेत्र के लिए प्रयोग करते हैं, जिसमें हम लोग इंडियन इकोनॉमी, राजस्थान की इकोनॉमी, बिहार की इकोनॉमी, ऐसे प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इकोनॉमी पहला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं हमारे प्यारे बच्चों, नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम, राष्ट्र आय की बात करते हैं। भारत देश के पास जो है पैसा कहाँ से आता है। ठीक है, भारत देश के पास पैसा कहाँ से आता है, इसके पास रिसोर्स क्या है, तो यही नेशनल इनकम में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे नेशनल इनकम कंप्लीट हो जाएगा तो यहीं पे स्टार्ट करेंगे गरीबी। ठीक है, पुअर्टी, गरीबी की डिफिनेशन देंगे। अभी भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक गरीब है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे। भारत के साथ कौन सा राज्य है जिसका पर कैपिटल इनकम सबसे ज्यादा है? गोवा है। यही वो टॉपिक यहीं पे पढ़ा जाएगा। गरीबी के बाद यदि बात करें हम बाबू साहब, हम बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। किसकी चर्चा करेंगे? बेरोजगारी की चर्चा करेंगे। ठीक है, अब बेरोजगारी कितने टाइप की होती है इसको बात करेंगे। कुछ लोग रोजगार की तलाश में रहते हैं पर उसको रोजगार नहीं मिलती, इसको बेरोजगार तो कहेंगे। कुछ लोगों को रोजगार मिलता है, वो रोजगार करना नहीं चाहता है, ये भी पता है वो, लेकिन उसको वो भी बेरोजगारी के अंतर्गत ही आएगा। लेकिन प्रॉपर उस बेरोजगार उस व्यक्ति को कहेंगे जिस व्यक्ति का मानसिक ठीक ठाक हो, मानसिक संतुलन ठीक और बॉडी ठीक ठाक फिटनेस हो। अब कोई विकलांग है, कोई पागल है, और वर्क नहीं कर रहा है, उसको तो बेरोजगार थोड़ी कहेंगे, उसको बेरोजगार नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जैसे औद्योगिक बेरोजगारी किसे कहते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं, घर्षणात्मक बेरोजगारी किसे कहते हैं, और शिक्षित बेरोजगारी किसे कहते हैं, अल्प बेरोजगारी किसे कहते हैं, ये आपको प्रॉपर रूप से डिफिनेशन के साथ आपको लिखाऊंगा और प्रॉपर साथ में टेस्ट होगा। उसके बाद यदि हम बात करें हमारे प्यारे बच्चों, जैसे कि भारत आजाद हुआ था 1947 में, उसके 4 साल के बाद भारत सरकार को लगा कि जब तक हम कोई प्लान नहीं बनाएंगे, हर 5 साल की टारगेट ले आएंगे, उसको बोलते हैं 5 ईयर्स प्लान। पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछा जाता है पेपर में कि पंचवर्षीय योजना था किसके मोड़ात पे एक बेस था, ठीक आधार था, पंचवर्षीय योजना। तो यहाँ से भी क्वेश्चन मैंने देखा कि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि लास्ट पंचवर्षीय योजना कौन सी थी। ठीक है, लास्ट पंचवर्षीय योजना थी 12वीं पंचवर्षीय योजना, और इसके स्थान पे जो है 15 अगस्त 2015 में इसको समाप्त कर 2014 में 2015 में इसको समाप्त कर दिया जाता है। उसके स्थान पे एक योजना आती है जिसका नाम होता है नीति आयोग। अब नीति आयोग की चर्चा हम लोग करेंगे, ना कि पंचवर्षीय योजना। इसको बिल्कुल बेस बताऊंगा आपको, ये टॉपिक समाप्त होगा। नीति आयोग में जो चेयरमैन होते हैं, अध्यक्ष कौन होते हैं, इसकी स्थापना कब हुई, इनके वर्तमान में सीईओ कौन है, इन कौन मेंबर्स रहते हैं, ये बिल्कुल डिटेल में चर्चा नीति आयोग के बारे में करेंगे। नीति आयोग के बाद यदि हम बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, उसका नाम होता है बैंकिंग सेक्टर। उसका नाम है बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर का मतलब हुआ हमारे प्यारे बच्चों कि भारत में बैंक की स्थापना सबसे पहले कब हुई, ये क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई, पंजाब नेशनल बैंक की, इसमें इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई, तो आपको मद्रास में, कोलकाता में, बम्बई में बैंक की स्थापना हुई। तीनों बैंक को मिला के इंपीरियल बैंक बनाया गया। इसी इंपीरियल बैंक को जाके जो है 1955 में जो है जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से स्थापना की जाएगी। तो 1934 एक्ट के तहत 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इसको नेशनलाइजेशन कब किया गया, तो ये सारी आपको इंफॉर्मेशन इसी टॉपिक में मिलेगा। हमारे भारत कितने स्थानों पर जो नोट्स छपते हैं, करेंसी कहाँ छपते हैं, सिक्के कहाँ छपते हैं, कागज कहाँ से आते हैं, ये सारी बातें आपको पढ़ना है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर होते हैं उनके कार्यकाल कितने साल के, उसकी अपॉइंटमेंट कैसे की जाती है। क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, आप नाम सुने होंगे, वो भी भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके हैं, वे वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक बहुत इकोनॉमिस्ट थे। तो ये सारे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारे प्यारे बच्चों, बैंकिंग सेक्टर। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करें बैंकिंग सेक्टर के बाद एग्रीकल्चर कृषि, भारत में किसानों को लेकर जो भी प्लान लेकर आया भारत सरकार, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और कृषि को लेकर जो हमारा सरकार 1950 से लेकर अब तक जो नियम कानून लेकर आया है वो सारी चर्चा करेंगे। किसान क्रेडिट कार्ड नाम सुने होंगे, केसीसी, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। केसीसी जो किसान क्रेडिट कार्ड जो है किसानों को कब से देना प्रारंभ किया गया है, तो टाइम पूछा जाएगा। और साथ में जानते हो हमारे भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, ग्रीन रेवोल्यूशन 1966 से। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है भारत में हरित क्रांति के पिता किसे कहा गया है, और वर्ल्ड लेवल पे विश्व स्तर पे जो हरित क्रांति के फादर किसे कहा जाता है। तो ये हरित क्रांति के साथ सभी भारत की धरती बहुत सारी क्रांति हो गए। दूध क्रांति के नाम सुने, व्हाइट रेवोल्यूशन कहा जाता है उसको, ठीक है। उसके बाद गोल क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति, हरी क्रांति, भूरी क्रांति, काली क्रांति, इंद्रधनुष क्रांति, ये सारे क्रांति जो है इसी एग्रीकल्चर में पढ़ाया जाएगा आपको। जैसे रॉ मटेरियल्स तैयार हुआ, एग्रीकल्चर आपने पढ़ा, कृषि पढ़ा, तो स्टार्ट कर देंगे हमारे प्यारे बच्चों इंडस्ट्री, उद्योग। बिना कृषि का उद्योग तो लग ही नहीं सकता। उद्योग के लिए कच्चा माल चाहिए, कच्चा माल एग्रीकल्चर तैयार किया, फिर उद्योग लगेंगे। उद्योग में बात करेंगे क्या, महारत्न कंपनी के बारे में, मिनी रत्न कंपनी के बारे में, नवरत्न कंपनी के बारे में। उद्योग को लेकर जो है भारत सरकार ने भारत आजाद होने के बाद कौन कौन कानून लेकर आया था। एलपीजी फार्मूला जो है किस कानून के तहत भारत के लॉ में ऐड किया गया था, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस उद्योग में दिया जाएगा। और उद्योग में आपको ये बताया जाए कुटीर उद्योग किसे कहते हैं, मध्यम उद्योग क्या कहते हैं, लघु उद्योग किसे कहते हैं, सारे उद्योग में इंफॉर्मेशन आपको यही पे दिया जाएगा। और साथ में मोटर गाड़ी उद्योग की स्थापना कब हुई, सूती वस्त्र उद्योग कारखाना कब स्थापना हुई। सूती के बाद बात करेंगे हम लोग जो है कुटीर, जैसे आपने सुनेंगे सूती वस्त्र उद्योग, शुगर मिल चीनी उद्योग की स्थापना कब, भारत में कौन सी डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट हुआ, कौन सी स्टेट से स्टार्ट हुआ, ये यहाँ आपसे पूछा जाएगा। तो इसमें 20 ऐसे उद्योग हैं जिसके बारे में आपको जानकारी रखना पड़ेगा। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा है, एक बार क्वेश्चन पूछा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई, टाटा टिस्को कंपनी की स्थापना कब की गई, LIC की स्थापना कब की गई, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस में उद्योग में देंगे। जब उद्योग हम पढ़ लेंगे, जब माल तैयार हो गया उसमें ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, पता है। तो ट्रांसपोर्ट जो हमारे प्यारे बच्चों 4 प्रकार के होते हैं। 8वां टॉपिक होगा ट्रांसपोर्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं परिवहन। क्या बोलते हैं, परिवहन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे बात करेंगे रेल परिवहन की, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे रोड परिवहन की चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे जल परिवहन की चर्चा करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे जल परिवहन के बाद हम बात करेंगे आपका वायु परिवहन की चर्चा, बिल्कुल डिटेल में हम पढ़ाएंगे आपको। मैंने बता दें इस प्लेटफॉर्म आपको बिल्कुल जीएस की जो क्लासेस होगी बिल्कुल डिटेल में होगी। अब प्रश्न रेलवे की स्थापना कब हुई, उसमें जो इंजन चली थी उस इंजन का क्या नाम था, और भारत में सबसे पहले बिजली से ट्रेन कब चली, उस इंजन का क्या नाम था, कहां से कहां चली, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई, रेलवे में कितने मंडल, रेलवे में कितने जोन, उसका हेड क्वार्टर कहां है, रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, भारत आजाद हुआ था, रेलवे के प्रथम रेल मंत्री कौन थे, और पहली महिला रेल ड्राइवर कौन बनी, कि रेलवे कॉलेज कहाँ है, रेलवे म्यूजियम कहाँ है, 2 पटरी के बीच में उसकी लंबाई कितनी होती है, रेलवे में टाइम टेबल कब से निर्धारित किया गया। ये सारे इंफॉर्मेशन आपको बाबू साहब इस रेलवे ट्रांसपोर्ट में दिया जाएगा। वहीं पे जो रोड परिवहन है, रोड परिवहन में आपको हम लोग ज्यादातर चर्चा करते हैं NH के बारे में, नेशनल हाईवे के बारे में, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत में सबसे स्मॉलेस्ट जो NH हाईवे है जो कौन सा है, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है, सबसे बिजी नेशनल हाईवे कौन सा है, मरुस्थल से कौन सी नेशनल हाईवे जाती है, भारत से चाइना जाने वाली कौन सी नेशनल हाईवे है, ठीक है। 7 राज्यों को जोड़ने वाली वह कौन सी नेशनल हाईवे है, सबसे ऊंची नेशनल हाईवे कौन सी है, ठीक है। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योजना के तहत जो है उन्होंने क्या कार्यक्रम किया है, चतुर्भुज योजना क्या होता है, ठीक है।
और उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा कौन सा, सबसे कच्ची सड़क किस राज्य में है, सबसे पक्की सड़क किस राज्य में है, ठीक है, सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य कौन सा है, सड़कों में सबसे अधिक लंबाई सड़कों में किस राज्य में है, पूरे वर्ल्ड लेवल पे इंडिया का पोजीशन किस पोजीशन पे नेशनल हाईवे के तर्ज पे, ठीक है। तो ये आपको चर्चा यहीं पे करेंगे। जो कि जल परिवहन हमारे प्यारे बच्चों, जल परिवहन के संदर्भ हम बात करेंगे ज्यादा यहाँ पे 111 नेशनल वाटर है, ठीक है, NW बात करें, इसमें NW की बात, नेशनल वाटर की बात होगी, ठीक है। इसमें हम लोग को N 2 3 4 5 6 तक पढ़ना है तो 111 है, तो 111, लेकिन हम NW 6 तक पढ़ना है। साथ में जानते इसमें क्या पढ़ना होता है, बंदरगाह, जो भारत के अंदर में जो बंदरगाह है इसके बारे में चर्चा। 213 बंदरगाह हैं हमारे भारत में, कितने हैं, 213। इसमें जो 13 बंदरगाह है ये लार्जेस्ट लेवल पूरे लेवल बंदरगाह जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। इसी 13 बंदरगाह के बारे में चर्चा करना है, जैसे कंडला बंदरगाह, बम्बई बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह, एन्नोर बंदरगाह, ठीक है, कोची बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह, ये बड़े लेवल पे आपको हम पढ़ाएंगे बंदरगाह के बारे में, ठीक है। तो आइए बात कर लेते हैं वायु परिवहन। तो वायु परिवहन में जानते हो जो क्वेश्चन पूछा है रेलवे में, सॉरी रेलवे टीपीसी में, तो क्योंकि आप रेलवे में जॉब करने जा रहे हो, रेलवे ट्रांसपोर्ट है ना ये, तो यही से क्वेश्चन पूछेगा, 1-2 क्वेश्चन ध्यान देना, क्योंकि ये टॉपिक आप भूल से भी मत छोड़िएगा रेलवे टीपीसी में, क्योंकि रेलवे में जॉब करने जाओगे तो इस ट्रांसपोर्ट से क्वेश्चन फिक्स है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो वायु परिवहन की बात करें कि आपको पता हो कि राइट बंधु 1903 ईस्वी में अमेरिका में सबसे पहले एरोप्लेन का आविष्कार किया था। अब भारत में सबसे पहले 1911 ईस्वी में जो है पहली डाक सेवा स्टार्ट की गई इलाहाबाद से नैनी तक, ठीक है। और 1920 में कराची पहली बार जो है 400 सवारी को लेकर जो है ये 1920 में बम्बई से कराची गई थी भारत में। 1932 में भारत में वायुसेना की स्थापना की गई, ठीक है। उसके बाद जो रेलवे जिसका जो नेशनलाइजेशन कर दिया वायु परिवहन का 1953 ईस्वी में, ठीक है। तो इसमें कौन कौन इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, वो याद रखना होगा। जैसे पूछा जाएगा सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस राज्य में है, शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस राज्य में है, ठीक है। इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछे, बिजू नायक पटनायक जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कहाँ है, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, इस सब प्रकार आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये था आपको जो मैंने क्या बोला, इकोनॉमिक्स 8वां नंबर का। अब 9th नंबर पे जो टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो 9th नंबर पे टॉपिक हो गए जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जैसे मान लो आपने सुना यूएनओ, तो यूएनओ के बारे में आपको याद रखना होगा किसकी स्थापना कब हुई, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, इनके कितने पार्ट्स हैं, जैसे आप नाम सुने होंगे नाटो का नाम सुने होंगे, नाटो, इनका हेडक्वार्टर कहाँ, इसकी स्थापना कब हुई, ओके। तो यूएनओ के बाद आपने नाम सुना होगा WTO, इसके बारे में पढ़ना होगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसके बारे में पढ़ना होगा। साथ में WB वर्ल्ड बैंक के बारे में, WHO बारे में, G7 ILO, ये सब क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतरराष्ट्रीय संस्था है। ये आपको पढ़ना बहुत जरूरी। भारत के अंदर भी संस्था है, जैसे सेबी के बारे में पूछ लेगा, सेबी क्या अधिकार हमारे भारत में, उसको क्या अधिकार दिया गया, तो ये आपको याद रखना है। अब ये लास्ट टॉपिक यदि हम बात करें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बाद यदि बात ये टॉपिक बचता है हमारे गरीबी पंचवर्षीय योजना। तो एक इम्पोर्टेंट जो जहां से क्वेश्चन एक फिक्स है उसको बोलते हैं राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर प्लानिंग होते हैं, उसको प्लानिंग बोलते हैं, मतलब इसको बोलते हैं कि इम्पोर्टेंट योजना बोलते हैं, इम्पोर्टेंट योजना। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कहाँ से स्टार्ट की गई, कब से स्टार्ट की गई, ठीक है ना। तो इंद्रधनुष की योजना जो है कब स्टार्ट की गई, ये प्रकार की बातें हैं जो भारत में लगभग 100-150 योजना जो है, जैसे कि मेक इन इंडिया की योजना जो है, मेक इन इंडिया की शुरुआत कब की गई, किस राज्य स्टार्ट की गई, ये आपसे पूछा जाएगा। तो योजना तो आपको माइंड में सेट कर लीजिए। जैसे राजस्थान है, राजस्थान की सरकार जो है कि वहाँ के छात्र स्टूडेंट की योजना चलाती है, वहाँ के किसानों की योजना चलाती है, वहाँ के लोगों की योजना चलाते हैं। तो कौन कौन योजना है वो सारी योजना ब्रदर आपको याद रखना होगा, हर राज्य की योजना और नेशनल लेवल की योजना। ये लास्ट टॉपिक, तो ये आपका इकोनॉमी का टॉपिक।
ठीक है, हम लोग कल की क्लास में हम बात करेंगे मेरे बाकी यहाँ पे मेरे पास साइंस के भी टीचर हैं। जो साइंस के टीचर हैं ये भी आपको साइंस को लेकर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, ठीक है, ये तीनों सब्जेक्ट जो है एक टीचर पढ़ाएंगे, वो भी आपके बीच में मौजूद रहेंगे। ठीक है, तो इस प्लेटफॉर्म जीएस के लिए आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। यदि 40 क्वेश्चन आता है हमारे प्यारे बच्चों, वादा है कि 35 क्वेश्चन यहीं से नोट यहीं से आप लोग करोगे, क्योंकि करंट अफेयर्स की क्लास होनी है इस प्लेटफॉर्म में। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद आज के लिए।